हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप, उम्मीद आशा करता हूँ सभी बच्चे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर से बेहतर अपनी तैयारी में करोगे। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने दिल्ली सल्तनत को स्टार्ट किया था और उसके अंदर हमने कुतुबुद्दीन ऐबक और राम शाह के बारे में पढ़ा था और आज पढ़ेंगे इल्तुतमिश के बारे में। तो इल्तुतमिश को ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे आज की इस क्लास में। और उससे पहले आपके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन भी है भाई, एसएससी जीडी और आर्मी के लिए स्पेशल टारगेट बैच स्टार्ट हो चुका है। जो वर्दी पाना चाहते हैं उनके लिए बैच है और क्लास की टाइमिंग आपकी क्या रहने वाली है, 9 बजे से 5 बजे तक आपकी रेगुलर क्लासेज रहेंगी और लड़कियों के लिए 50% की छूट भी आपको दी जाएगी। चाहे आप एसएससी जीडी की, आर्मी की या फिर हरियाणा पुलिस किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बैच रहने वाला है। तो अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे, इल्तुतमिश की हम चर्चा करेंगे यहाँ पे। तो इल्तुतमिश से कुछ काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा इल्तुतमिश शासक कब हुआ। तो इल्तुतमिश की अगर हम बात करें, चर्चा करें भाई, इल्तुतमिश कब से कब तक शासक रहता है, इसकी अगर हम बात करें तो कब से कब तक रहेगा भाई, 1211 से लेकर 1236 तक क्या रहता है भाई, इल्तुतमिश शासक के पद पे रहता है, ये गद्दी पे बैठता है। इसकी अगर हम बात करें, चर्चा करें, इसी व्यक्ति को क्या कहा जाता है भाई, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसको कहा जा सकता है। तो किसको कहा जाता है भाई, ये कहा जाता है इल्तुतमिश को। उसके बाद हम बात करें दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था भाई, कुतुबुद्दीन ऐबक का दिल्ली सल्तनत का संस्थापक। और वास्तविक संस्थापक की अगर हम बात करें तो कौन है, वो है आपका इल्तुतमिश। इसकी अगर हम बात करें, इसकी अगर हम चर्चा करें, इल्तुतमिश ने ही राजधानी कहाँ पे बनाई है, कहाँ थी इसकी राजधानी, इसकी राजधानी थी लाहौर के अंदर। लाहौर या दिल्ली, लाहौर राजधानी कुतुबुद्दीन ऐबक की नहीं थी। तो इसने कहाँ पे लेके आया भाई, लाहौर से दिल्ली अपनी राजधानी स्थानांतरित करने का कार्य इसने किया था। अब दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं तो सुल्तानों की नगरी पढ़ रहे हैं और सुल्तानों की नगरी की राजधानी क्या होनी चाहिए, दिल्ली होनी चाहिए। जब दिल्ली एम्पायर के बारे में पढ़ रहे, लेकिन राजधानी कहाँ पे थी, लाहौर के अंदर थी। तो इसने कहाँ पे स्थानांतरित कर दी भाई, इसने स्थानांतरित कर दिया आपके दिल्ली के अंदर। तो दिल्ली से लाहौर राजधानी लेके आने वाला शासक कौन था भाई, ये शासक हुआ करता था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश शासक बनने से पहले कहाँ का सूबेदार हुआ करता था, कहाँ पे पड़ता है ये पड़ता है भाई यूपी के अंदर, या कह सकते हो बंदाई ऑप्शन में ना मिले तो आपको यूपी ऑप्शन में मिलेगा भाई। तो ये यूपी का क्या हुआ करता था, राजा हुआ करता था भाई, यूपी का सूबेदार, ये यूपी का गवर्नर हुआ करता था। किसने बनाया था इसका यूपी का गवर्नर, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी पुत्री कुतुब शाह बेगम की शादी की और शादी करने के बाद इसको यूपी का क्या बना दिया था, गवर्नर भी बना दिया था भाई। इल्तुतमिश को कहा जाता है गुलामों का गुलाम। क्या कहा जाता है भाई, गुलामों का गुलाम कहा जाता है किसको, इल्तुतमिश को। गुलामों का गुलाम इसको क्यों कहा जाता है, क्या कार्य कर दिया इसने ऐसा, किसको गुलामों का गुलाम कहा गया, चेला होते ही गुलाम हो जाता है, ये कहाँ का लॉजिक है भाई। चेला होना गुलाम होना दो चीजें अलग अलग नहीं होगी। चेला का मतलब शिष्य है, तो शिष्य गुलाम होता है। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो मोहम्मद गोरी का गुलाम था और मोहम्मद गोरी का गुलाम वो था और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम ये था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको खरीदा था मेले से, उसको भी मेले से खरीदा गया तो उसका गुलाम हो गया। अब इसको भी खरीद लिया गया था तो ये भी क्या हो गया, गुलाम हो गया। इस कारण से इसको क्या कहा जाता है, गुलामों का गुलाम कहा जाता है। तो उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि इस समय खलीफा कौन था भाई, इस टाइम पे इस्लाम धर्म का खलीफा कौन था, तो ये था अल कादिर बिल्ला। कौन था,
अल कादिर बिल्ला इस टाइम पे क्या हुआ करता था भाई, ये हुआ करता था इस समय खलीफा। ये भी आपको पता होना चाहिए कौन था, अल कादिर बिल्ला इस टाइम पे क्या हुआ करता था भाई, खलीफा हुआ करता था, इस्लाम धर्म का खलीफा आपसे पूछ लिया जाए। इल्तुतमिश की दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसने क्या किया था भाई, पहला शासक जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। क्या किया था इसने, सुल्तान की उपाधि धारण की थी। यहीं पर अगर हम बात करें किसकी, कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो क्या ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण की थी? ऐबक ने कौन सी उपाधि से नवाजा था अपने आप को? ऐबक अपने आप को कहता था सीपे सलार। सीपे सलार का मतलब होता है अपने आप को गुलाम समझना, किसका, मोहम्मद गोरी का। इसने कहा कि भाई मैं तो मोहम्मद गोरी का गुलाम हूं, उसका ही सेवक हूं, उसके रूप में ही कार्य करूंगा। इसलिए इस वंश का नाम भी क्या रखा गया था भाई, गुलाम वंश इसका नाम रखा गया था। ये आपको पता होना चाहिए। तो गुलाम वंश या मामलुक वंश के नाम से इसके वंश को जानते हैं, क्योंकि लगभग इस पर जितना राज करने वाले व्यक्ति आए थे सारे के सारे क्या थे, किसी न किसी के गुलाम हुआ करते थे। इसलिए इसके वंश का नाम भी क्या रखा गया, गुलाम रखा गया। पहला शासक दिल्ली सल्तनत का इल्तुतमिश रहा, जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। ऐबक ने कौन सी उपाधि धारण की थी, सिपे सलार की उपाधि धारण की थी ऐबक ने। अब यहीं पे बात करें, एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जा सकता है, इतिहास का पहला शासक जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की, मोहम्मद गजनवी पहला शासक ऐसा हुआ जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। यहीं पे दूसरा क्वेश्चन, बादशाह की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक बाबर। ठीक है, इतिहास का पहला शासक सुल्तान की उपाधि धारण करता है महमूद गजनवी। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक इल्तुतमिश। इतिहास की बादशाह की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक बाबर। तो 3-4 क्वेश्चन यहां से बनेंगे। अब इल्तुतमिश शासक तो बन गया बेचारा, लेकिन जैसे ही ये शासक बना इसके सामने कुछ चुनौतियां थी। रिकॉर्डिंग हो रही थी, तो क्या दिक्कत थी, बैटरी लो हो है। देखिए भाई कभी वैसे ही गड़ा बुलवा दो बिना बात के। तो यहाँ पे इल्तुतमिश शासक बना, और शासक बनते ही इसकी बात करें, इसके सामने कुछ चुनौतियां थी। चुनौतियां क्या क्या रही भाई इसके सामने? एक चुनौती थी सबसे बड़ी यल्दौज वाली। यल्दौज कौन था भाई? एक चुनौती रही नसरुद्दीन को बादशाह की। और यहीं पर खतरा बढ़ चुका है किसका भाई? मंगोल अटैक। तो शासक तो बन गया इल्तुतमिश, शासक बनते ही समस्या पैदा होगी भाई। समस्या क्या क्या पैदा होगी? 3 तो ये महान योद्धा आ गए, यल्दौज और नसरुद्दीन को बादशाह, और सबसे खतरनाक मंगोल। दूसरा, खुद के पास पैसा नहीं है, सारा का सारा राजकोष खाली पड़ा है, क्योंकि कुतुबुद्दीन जो वो व्यक्ति था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने लाखों का दान दिया, तो उसको लाख बख्श कहा गया भाई। उसके बाद हम बात करें, पील बख्श भी उसको कहा गया। क्यों कहा गया पील बख्श उसको? उसने हाथियों का भी दान दिया था। उसके बाद आराम सा शासक बना, वो भी निकम्मा बिल्कुल, उसने भी क्या कर दिया, दिल्ली में तबाही मचा दी, कुछ भी नहीं बचा। तो राजकोष भी खाली है, सेना भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, ऊपर से दुश्मन भी ज्यादा है, और सबसे खतरनाक दुश्मन कौन? मंगोल। अब यल्दौज और जो नसरुद्दीन को बादशाह है, ये हुआ करते थे गवर्नर। कहाँ के गवर्नर हुआ करते थे? यल्दौज कहाँ का गवर्नर था भाई? ये गवर्नर था लाहौर का, ये लाहौर का गवर्नर। नसरुद्दीन को बादशाह कहाँ का हुआ करता था भाई? ये हुआ करता था गजनी का गवर्नर। तो लाहौर का गवर्नर और गजनी का गवर्नर था कौन? नसरुद्दीन को बादशाह। अब इसकी हम बात करें, इसकी हम चर्चा करें, तो ये दोनों क्या चाहते हैं भाई? ये दोनों चाहते हैं दिल्ली पे अधिकार करना। तो एक हो गए दिनों, और दोनों क्या करते हैं? इल्तुतमिश को पत्र लिख देते हैं। इल्तुतमिश को पत्र लिखा, और पत्र में किसको धमकी दे दी
कि भाई आप हमारी सिद्धांता स्वीकार कर लो, नहीं तो आपके लिए अच्छा नहीं। अब इल्तुतमिश क्या करे, क्या करेगा इल्तुतमिश बेचारा, है कुछ पल्ले कर देंगे, सेना नहीं है अच्छी खासी, भाई सेना हो, पैसा हो, धन दौलत हो, कुछ भी तो नहीं है, तो क्या करे इल्तुतमिश, बताओ क्या करना चाहिए, युद्ध करना चाहिए या संधि करनी चाहिए? संधि करनी चाहिए, भी इतना पावरफुल है नहीं कि इनका सामना कर सके। तो क्या कहेगा, वापस पत्र लिखेगा, जी मैं तो आपका था, आपका ही हूँ और आपका ही रहूँगा, टेंशन मत लो, आपके लिए जी रहा हूँ, आपके लिए ही मर जाऊँगा। इनको लगा यार ये बात सही है, फिर अगला पत्र लिख दिया, अगर आपको लगता है ना कि मैं लाहौर में अपनी राजधानी बनाई हुई है तो चलो मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, मैं राजधानी भी कहाँ ले जाता हूँ, दिल्ली ले जाता हूँ, आप स्वतंत्र रूप से अपना काम करो, ठीक है, मैं आपके अधीन रह के दिल्ली में अपना शासन चलाता हूँ। अब जैसे इनको ये पत्र मिला तो ये दोनों महाशय क्या करेंगे, राजी हो जाएंगे, ये तो तुमसे डर गया, लेकिन इनको ये नहीं पता कि आज इसके पास पावर नहीं है, लेकिन कल को जब इसके पास पावर आ जाएगी तब तुम्हारा क्या, तो वही कार्य करेगा भाई अभी ये बेचारा। तो अब इसकी हम बात करें, जो इल्तुतमिश है ये एक व्यक्ति से मिलेगा और उस व्यक्ति का नाम क्या होगा भाई, उस व्यक्ति का नाम होगा जलालुद्दीन माघबर्नी। क्या नाम है, जलालुद्दीन माघबर्नी इसका नाम होगा। अब जो ये माघबर्नी है इससे मुलाकात की, कौन था ये इल्तुतमिश का सबसे अच्छा दोस्त, बचपन में इकट्ठे चोर सिपाही खेलते थे। तो इससे मिला और इसको सारी बात बताई कि भाई ऐसे ऐसे बात है, तुम्हारे पड़ोस में दो व्यक्ति हैं, बड़ा तंग कर रखा दोनों व्यक्तियों ने, तो मेरी कुछ सहायता कर सकता है तो करना। ये बोला जी कर दूंगा, तुम्हारी सहायता नहीं करूंगा तो किसकी सहायता करूंगा। तो ये जलालुद्दीन माघबर्नी सहायता करने के लिए तैयार हो जाता है इल्तुतमिश की। तो जलालुद्दीन माघबर्नी अटैक कर देता है गजनी पर। किस पे अटैक किया, गजनी पे अटैक कर दिया। किसने, जलालुद्दीन माघबर्नी ने। गजनी पे अटैक क्यों किया भाई, क्या रीजन थे गजनी पे अटैक करने के? गजनी में कौन बैठा हुआ है, नसरुद्दीन को बादशाह। इस नसरुद्दीन को बादशाह को रास्ते से हटाना है, तो गजनी पे अटैक कर दिया और जो नसरुद्दीन को बादशाह ये बेचारा क्या हो जाता है, ये गया हार। अब हार जाता है तो जलालुद्दीन माघबर्नी अधिकार कर लेता है किस पे, गजनी पे अधिकार हो गया भाई। अब जैसे ही गजनी पे अधिकार हुआ तो अब नसरुद्दीन को बादशाह क्या करे, ये बेचारा कहां पे जाए, ये किसके पास जाके शरण लेगा, है इसके पास कोई ठिकाना, यल्दौज के पास शरण लेगा या यल्दौज पे अटैक करेगा। नसरुद्दीन को बादशाह ने अटैक कर दिया किस पे, यल्दौज पे। ये लाहौर पे अटैक कर देता है भाई, और इसने यहां पे अटैक कर दिया। अब यहां पे कौन हार जाएगा, यहां पे हार जाएगा यल्दौज। कभी दोनों अच्छे दोस्त हुआ करते थे, दोनों ने मिलकर इल्तुतमिश को धमकी दी थी, आज दोनों ही क्या हो गए, एक दूसरे के दुश्मन हो गए। नसरुद्दीन बादशाह को करना ही क्या चाहिए था, यल्दौज के पास जाना चाहिए था, सहायता मांगनी चाहिए थी, हो सकता है दोनों मिलकर जलालुद्दीन माघबर्नी को पराजित कर दे, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। इसने सोचा कि लाहौर में रह लेते हैं, वहां पे जाकर उसको हटा देते हैं गद्दी से, तो इसने यल्दौज पे अटैक कर दिया और यल्दौज यहाँ पे हार गया। अब जाहिर बात है दोनों दुश्मन तो हो ही गए, अब ये दोनों हो गए दुश्मन। अब यल्दौज कहां पे जाए, नसरुद्दीन को बादशाह तो लाहौर में बैठ गया इसको पराजित करके, यल्दौज कहां पे जाए बेचारा, इसको भी तो रहने का ठिकाना चाहिए, है कोई रहने का ठिकाना, ये जाएगा दिल्ली। इसको लगा कोई बात नहीं जी, हम किसकी तरफ बढ़ लेंगे, हम दिल्ली की तरफ बढ़ लेंगे। दिल्ली में कौन बैठा हुआ है, दिल्ली में बैठा हुआ है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की तो सारी की सारी रणनीति है ही है, तो क्या इल्तुतमिश को पता होगा कि ये बंदा दिल्ली की तरफ आएगा, दिल्ली की तरफ आएगा, इसको पता है, क्योंकि पहले भी इनको लग रहा है कि भाई ये तो तुमसे डरता है, तो चलो दिल्ली चलते, दिल्ली पर अधिकार हम कर लेते हैं।
तो ये दिल्ली की तरफ बढ़ा। इल्तुतमिश को पूरी रणनीति का पता ही है, कैसे कैसे क्या क्या होना है, क्योंकि बढ़ाई तो उसके द्वारा गई है। तो अब जैसे ही यल्दौज दिल्ली के लिए निकला, तो इल्तुतमिश दिल्ली से निकल लिया। क्या करने के लिए? यल्दौज को रोकने के लिए, कि भाई यल्दौज को हम रोकते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के हम किसको रोकेंगे? यल्दौज को रोकेंगे। तो अब यहाँ पे ये यल्दौज को रोकने के लिए दिल्ली से निकला और दिल्ली पे अधिकार करने के लिए यल्दौज निकला। तो दोनों का आमना सामना कहां पे हुआ भाई? तराइन के मैदान में। तराइन का मैदान कहां पे पड़ता है भाई? ये पड़ता है करनाल। और अब होगा तराइन का तीसरा युद्ध। तो आपसे पूछा जाए तराइन का तीसरा युद्ध कब हुआ? 1215 ईस्वी में हुआ भाई तराइन का तीसरा युद्ध। इससे पहले तराइन के 2 युद्ध हो चुके हैं। कौन कौन से? प्रथम और द्वितीय। प्रथम है कौन सा? 1191 वाला, और द्वितीय कौन सा है? 1192 वाला। तो तराइन के 2 युद्ध हो चुके हैं, प्रथम और सेकंड। अब तराइन का तीसरा युद्ध कहां पे पड़ता है? करनाल में पड़ता है। तराइन का दूसरा नाम क्या है? तरोड़ी या फिर तरावड़ी। ठीक है, आपसे एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि तरावड़ी का तीसरा युद्ध कब हुआ, और एक क्वेश्चन आ जाता है कि करनाल में कितने युद्ध हुए। तो करनाल में अब तक 4 युद्ध हुए थे। 4 कौन कौन से? 3 तो तराइन के युद्ध, और चौथा करनाल का युद्ध जो 1739 में हुआ नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच, जिसमें नादिर शाह जीत गया था, तख्ते ताउस ले गया था। वो करनाल सिटी के अंदर हुआ था, और तराइन एक जगह है करनाल के अंदर। तो बस ये कारण है दोनों में। किस किस के बीच हुआ भाई ये युद्ध? एक तरफ तो है यल्दौज, बेचारा शरीफ सा बंदा, और दूसरी तरफ कौन है? इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच हुआ तराइन का तीसरा युद्ध। इस तराइन के तीसरे युद्ध में कौन हार गया? यल्दौज हार गया भाई, ये बेचारा मारा। तो आपसे पूछा जाए तराइन के तीसरे युद्ध में कौन मारा गया? तो यल्दौज मारा गया। 3 दुश्मन थे, 3 दुश्मनों में से एक दुश्मन क्या हो गया? रास्ते से हट गया भाई। यल्दौज का हो गया चैप्टर क्लोज। अब बचा नसरुद्दीन कुबाचा और दूसरा कौन? मंगोल। अब नसरुद्दीन कुबाचा पे अटैक किया जाएगा कब? कहां पे बैठा हुआ है नसरुद्दीन कुबाचा इस टाइम पे? कहां पे? लाहौर में। लाहौर से पहले कहां का सूबेदार था ये? गजनी का। तो अब कहां पे अटैक होगा भाई? अब अटैक किया जाएगा लाहौर पर। लाहौर पे अटैक कर दिया किसने? इल्तुतमिश ने। और नसरुद्दीन कुबाचा को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। और लाहौर पे क्या कर दिया भाई? अधिकार कर दिया। अब लाहौर पे अधिकार कर दिया नसरुद्दीन कुबाचा ने। अब इसकी हम बात करें भाई, इसकी हम क्या करें? चर्चा करें। यहाँ पे थोड़ी सी चीजों को आगे बढ़ाएं। तो जैसे ही लाहौर पे अटैक किया गया, नसरुद्दीन कुबाचा क्या हो जाता है? यहाँ पे ये हार जाता है भाई। हारने के बाद इसको क्या कर लिया जाता है? इसको कर लिया जाता है कैद, और कैद करके इसको कहां पे रखा गया? इसको रखा गया बक्कर के दुर्ग में। कहां पे रखा गया भाई? इसको रखा गया बक्कर के दुर्ग में। अब बक्कर के दुर्ग में रख लिया गया किसको? नसरुद्दीन कुबाचा को। बक्कर का दुर्ग कहां पे पड़ता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो बक्कर का दुर्ग पड़ता है सिंध प्रांत में। कहां पे पड़ता है भाई? सिंध प्रांत के अंदर। सिंध प्रांत में कौन सी नदी बहती है भाई? ये बहती है हमारी सिंधु नदी। तो सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे पड़ता है आपका क्या? बक्कर का दुर्ग, जिसमें कैद करके रखा गया किसको? नसरुद्दीन कुबाचा को। अब नसरुद्दीन कुबाचा कैद खाने में है, तो ये बंदा क्या करेगा? भागने की कोशिश। जाहिर बात है चाहेगा कि भाई मैं यहां से क्या करूं? भाग जाऊं। अब भागने की कोशिश ये करता है यहां से, और क्या भागने में सफल होगा बेचारा? 1227 भागने में क्या हो गया भाई? सफल हो गया। लेकिन भागते भागते सिंधु नदी में गिर गया।
और गिरने की वजह से इस बेचारे की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। कब से भागने की कोशिश कर रहा था कि मैं यहां से क्या करूं भाई, भाग जाऊं। भागने में कामयाब तो हो गया 1227 में, 10 साल के बाद भागने में कामयाब तो हुआ, लेकिन जैसे ही भागने में कामयाब हुआ, भागते भागते नदी में गिर गया, और जैसे ही नदी में गिरा तो डूब के लेके कारण इसकी क्या हो गई भाई, इसकी हो गई मृत्यु। तो नसरुद्दीन को बादशाह भी मर गया बेचारा, और मर गया कौन, यल्दोज भी। 3 दुश्मनों में से 2 दुश्मनों का काम तमाम। अब बचा कौन, अब बचे मंगोल। अब मंगोल क्या करे, मंगोलों का कैसे सफाया होगा, नींद आ रही है तो पढ़ने का मन नहीं कर रहा, कॉपी वॉपी का है, सुने तो सुन के ही पूरे कर देगा बस। अब बचे भाई कौन, मंगोल। और मंगोलों का नेता कौन, मंगोल अटैक। कब की बात है, 1221। मंगोलों का नेता चंगेज खान। मंगोलों का नेता कौन है, चंगेज खान। इसकी अगर हम बात करें, इसकी हम चर्चा करें तो 1221 में अटैक कहां पे करेगा, अटैक कर दिया इसने जलालुद्दीन माघबरनी पर अटैक कर दिया। कहां पे अटैक कर दिया भाई, जलालुद्दीन माघबरनी पर अटैक कर दिया। किसने, मंगोलों के नेता चंगेज खान ने। अब जैसे ही माघबरनी पे अटैक किया तो ये बेचारा क्या, ये सहायता के लिए किसके पास आएगा, ये सहायता मांगेगा भाई, सहायता मांगने के लिए आया किसके पास, इल्तुतमिश के पास। किसके पास आया सहायता मांगने के लिए, इल्तुतमिश के पास आया सहायता मांगने के लिए। भाई बात ऐसे ऐसे है देख, तो इसके पास आ जाता है भाई सहायता मांगने के लिए। तो क्या इल्तुतमिश इसकी सहायता करेगा, क्यों नहीं करेगा भाई, तो आप होते तो नहीं करते, आप होते तो क्या करते, दोस्ती में जान लेंगे इसको क्या, बस ऐसी दोस्ती है तुम्हारी। ये किसी न किसी को पिटवाएगा, कभी इसके चक्कर में आ जाओगे, वो हाथ पिटवाएगा तुम्हारे। खलो खलो में तो इसलिए फेंक दी कि मैं सहायता कर दूंगा। तो इल्तुतमिश आया भाई जलालुद्दीन माघबरनी के पास, और जलालुद्दीन माघबरनी इल्तुतमिश के पास आया और उसको बोला ये जोड़े हाथ मेरे पास, यहाँ से निकल, मेरे बस की बात नहीं है तेरी सहायता करनी। तो क्या कह करता जलालुद्दीन माघबरनी, गद्दार, गालियां देने लग गया इसको, तो निकम्मा है, डरपोक है, कायर है, फलाना दिक्काना, मैंने तेरी उस टाइम पे सहायता की, आज मेरा वक्त पड़ा तूने मेरी सहायता नहीं की, ये वो। तो इल्तुतमिश बदले में क्या कहता है कि भाई मेरे को माफ कर। बेचारा चुपचाप सुनता रहा, क्यों, क्योंकि गलती में भाई सुननी पड़ेगी। तो ये सुना सुनो के जलालुद्दीन माघबरनी निकल पड़ा भाई यहाँ से वापस। अब जलालुद्दीन माघबरनी को कौन बचाए, है कोई ऐसा कागज जो जलालुद्दीन माघबरनी को बचा सके, है कोई इंसान पूरे भारतवर्ष में कोई जो इसको बचा सके, एक ही इंसान है इसको जो बचा सकता है, वो चंगेज खान है। चंगेज खान से जाके माफी मांग ले तो हो सकता है कि चंगेज खान इसको माफ कर दे, अदरवाइज इसको कोई नहीं बचा सकता। इल्तुतमिश इतना महान योद्धा, इतना पावरफुल शासक इस टाइम पे, तो इसने पावर भी बढ़ा ली 1221 तक आते आते 10 साल में लगभग अच्छी खासी पावर जनरेट कर चुका है ये बंदा, अच्छा खासा पैसा रेवेन्यू इकट्ठा कर चुका है। उसके बावजूद भी चंगेज खान से ये क्या नहीं करना चाहता,
युद्ध नहीं करना चाहता, इसको पता है अगर इसकी सहायता की इसका मतलब चंगेज खां से दुश्मनी मोल लेना, और चंगेज खां से दुश्मनी मोल लेने का मतलब है देखते ही देखते पूरे के पूरे भारतवर्ष को रोन डालना। तो यहाँ पे जो जलालुद्दीन बागमती था इसकी सहायता नहीं की, अब ये बेचारा कहाँ पे गया, चंगेज खां के पास गया और इसके जाके पानी पकड़ लिया। तब मेरे तो होगी गलती, मने कर दे माफ। तो चंगेज खां माफ करेगा भाई? एक अच्छा राजा जो होता है वो हमेशा ही माफ करने की नीति पे चलता है। तो चंगेज खां इसको माफ कर दिया और फिर पूछेगा कि भाई क्या रहा, तू वहां पे गया तो था, तेरी सहायता नहीं की उसने, तो क्या कहेगा जलालुद्दीन बागमती? उसके बारे में कैसे विचार देगा कि ना जी बड़ो निकम्मो आदमी है, कुत्ता है, कमीना है, डेढ़ का बीज है, मेरी सहायता नहीं की, ये कर दिया, वो कर दिया, गालियां देना शुरू कर देते हैं। तो चंगेज का क्या सोचता है फिर इल्तुतमिश के बारे में कि ये तो एक डरपोक शासक है भाई, तेरे से युद्ध करने से पहले इसने हार मान ली, अब इस पे अटैक करने का फायदा भी क्या है? अब तो हमें क्या करना चाहिए, वापिस जाना चाहिए। तो चंगेज खां 1221 में सिंधु नदी के किनारे से वापस लौट गया। क्या करता है, सिंधु नदी के किनारे से क्या करता है भाई, ये वापस लौट जाता है। कौन लौट गया? चंगेज खां। कब की बात है? 1221 की। बिना युद्ध किए सिंधु नदी से ही वापस चला गया और इल्तुतमिश ने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए भारतवर्ष को क्या किया, चंगेज खां से बचा लिया। तो यहाँ पे बच गया पूरा भारतवर्ष, बच गया इल्तुतमिश चंगेज खां के खतरे से क्या कर लेता है, भारत को बचा लेता है। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है किसके शासनकाल में इल्तुतमिश भारत की सीमाओं से वापस लौटा था? किसके शासनकाल में लौटा है? इल्तुतमिश के शासनकाल में लौटा, या फिर कह दे सिंधु नदी से किसके शासनकाल में वापस लौट गया? इल्तुतमिश के शासनकाल में लौट गया। कब की बात है? 1221 की बात है। तो तीन खतरे, तीनों खतरों को क्या कर दिया इल्तुतमिश ने? समाप्त करने का कार्य किया। ठीक है, अभी तक आपने इल्तुतमिश के बारे में क्या क्या पढ़ा है? सबसे पहले तो इल्तुतमिश का टाइम पीरियड क्या होगा? 1211 से लेकर 1236 तक का इसका शासनकाल रहता है भाई। उसके बाद आपसे पूछा जाए वास्तविक संस्थापक दिल्ली सल्तनत का कौन रहा? इल्तुतमिश रहा। राजधानी इसने लाहौर से दिल्ली ले आया। लाहौर से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? तो कौन था वो था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश शासक बनने से पहले कहां का सूबेदार हुआ करता था? बदायूं का सूबेदार हुआ करता था भाई। इल्तुतमिश को ही कहा जाता है गुलामों का गुलाम। इल्तुतमिश के समय खलीफा कौन हुआ करता था? अल कादिर बिल्ला क्या हुआ करता था? खलीफा हुआ करता था भाई। पहला शासक जो सुल्तान कहलाया दिल्ली का वो कौन था भाई? वो था इल्तुतमिश। ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण न कर कौन सी उपाधि धारण की थी? सीपे सलार की उपाधि धारण की थी। उसके बाद आगे हम बढ़े, जब शासक बना तो तीन व्यक्ति खतरा बने हुए थे, यल्दोज, नसरुद्दीन कुबाचा और मंगोल। यल्दोज, नसरुद्दीन कुबाचा, इन्होंने अपने आप को लाहौर का सूबेदार और ये कहां का? गजनी का सूबेदार, और वहीं पे अपने आप को क्या कर दिया? स्वतंत्र घोषित कर दिया। तीसरा खतरा मंगोलों का था। जलालुद्दीन बागमती की सहायता से इन दोनों का क्या कर दिया? इसने स्पाया कर दिया। सबसे पहले जलालुद्दीन बागमती ने कहां पे अटैक किया? गजनी पे। कौन था? नसरुद्दीन कुबाचा। नसरुद्दीन कुबाचा ने कहां पे अटैक किया? लाहौर में। लाहौर में कौन बैठा हुआ था? यल्दोज। उसे एक क्षेत्र पे अधिकार कर लिया। यल्दोज कहां जाना चाहता है? दिल्ली के अंदर, दिल्ली पे अधिकार करना चाहता है। इल्तुतमिश को पता है ऐसा होगा, तो ये दिल्ली से निकल पड़ा। दोनों का आमना सामना कहां पे हुआ? तराइन के मैदान में। और अब हुआ तराइन का तीसरा युद्ध। कब हुआ? 1215 में। किस किस के बीच हुआ? यल्दोज और इल्तुतमिश के बीच। इस युद्ध में कौन हार गया? यल्दोज हार गया और उसकी क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई थी। ठीक है, इल्तुतमिश यहाँ पे जीत गया। तो पहला व्यक्ति यल्दोज, इसका क्या कर दिया भाई? स्पाया कर दिया, इसकी हत्या कर दी, रास्ते से हटा दिया। अब बच गया नसरुद्दीन कुबाचा और मंगोल। उसके बाद नसरुद्दीन कुबाचा पे अटैक कर दिया लाहौर के अंदर।
इसको कैद कर लिया, भाई पराजित हो गया नसरुद्दीन को बादशाह। इसको कैद कर लिया, कैद करके कहां पे रखा गया? बक्कर के दुर्ग में। आपसे पूछा जाए बक्कर का दुर्ग कहां पे है? सिंध प्रांत में। कौन सी नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। यहां पे अटैक किया गया और नसरुद्दीन को बादशाह क्या हो जाता है? हार जाता है। कैद करके रख लिया, भागने की कोशिश कर रहा है, भागने में कामयाब कब हुआ? 1227 में। और भागते भागते क्या होता है? सिंधु नदी में गिर गया और गिरने की वजह से इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। उसके बाद मंगोल अटैक 1221। चंगेज खान ने अटैक कहां पे किया? जलालुद्दीन बागमती में। सहायता के लिए किसके पास आया? इल्तुतमिश के लिए। इल्तुतमिश ने क्या कर दिया? सहायता करने से मना कर दिया। तो मना कर दिया तो वापस गया, चंगेज खान से माफी मांगी और कहा मैं तेरी सलामता स्वीकार करता हूं, 13 दिन रह के मैं ऐसा कार्य करूंगा। तो इसने इल्तुतमिश के बारे में जब सुना तो इसको लगा कि इल्तुतमिश एक डरपोक, एक कायर, एक निकम्मा शासक है, उस पर अटैक करने का कोई फायदा ही नहीं है और अपनी सूझबूझ से भारतवर्ष को इल्तुतमिश ने बचा लिया। और चंगेज खान फिर सिंधु नदी से ही क्या करता है? वापस लौट जाता है। 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। चंगेज खान किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं से लौट गया, या फिर सिंधु नदी से किसके शासनकाल में वापस लौट गए थे मंगोल? इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आपसे आ जाए तो हर आंसर क्या होगा? इल्तुतमिश इसका आंसर होगा। उसके बाद इसे इल्तुतमिश ने पहला शासक है जिसने रणथंबोर पर अटैक किया था। रणथंबोर पर अधिकार करने वाला पहला शासक कौन है भाई? रणथंबोर पर अधिकार करने वाला पहला शासक कौन है? ये पहला शासक है भाई आपका इल्तुतमिश। क्लियर? उसके बाद आगे बढ़े। अब जितने भी लगभग भारतवर्ष पे खतरे थे, छोटे छोटे जितने महाराजा थे लोग, उन सब पे क्या कर लिया इल्तुतमिश ने? अधिकार कर लिया। सबसे बड़ी और पावरफुल रियासत रणथंबोर, उस पे भी क्या कर दिया था इसने? अधिकार कर लिया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा रणथंबोर पर अधिकार करने वाला पहला दिल्ली सल्तनत का राजा, तो वो कौन था? वो था इल्तुतमिश। कुछ टाइम के बाद हालांकि ये स्वतंत्र हो जाएगा, अपने आप को स्वतंत्र कर लेंगे। उसके बाद हम बात करें भाई इल्तुतमिश के द्वारा कुछ कार्य किए गए। तो इल्तुतमिश की अगर हम बात करें, अब सारे खतरे थे जिसने उनको सफाया कर दिया, उनको रास्ते से इसने हटा दिया। अब यहां पे क्या होगा? अब एक तो इल्तुतमिश को खलीफा की उपाधि दी जाएगी, खलीफा की नहीं, सुल्तान की उपाधि दी जाएगी। और सुल्तान की उपाधि किसके द्वारा दी जाएगी? खलीफाओं के द्वारा दी जाएगी। खलीफाओं के द्वारा क्या की जाएगी? इसको सुल्तान की उपाधि दी जाएगी। अभी तक किसी को सुल्तान की उपाधि नहीं मिली थी। या तो खलीफाओं ने किसको दी थी? महमूद गजनवी को दी थी, या फिर अब किसको दी है? इल्तुतमिश को दी है। इसके साथ ही इल्तुतमिश ने अपने नाम के सिक्के जारी किए। अपने नाम के सिक्के जारी किए भाई। क्या किया इसने? अपने नाम के सिक्के इसने जारी किए भाई। अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। क्या होता है खुतबा? बताओ। किसी को भी नहीं पता? अपनी पुत्री रजिया के नाम के सिक्के, रजिया के नाम के सिक्के। ऐसा क्यों किया भाई इसने? रजिया के नाम के सिक्के क्यों चलाए? क्योंकि जो नाम के सिक्के चलते हैं हमेशा ही राजा के नाम के सिक्के चलते हैं, और इसने चलवा दिए अपनी पुत्री के नाम की। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों किया भाई? पहले तो ये खुतबा क्या होता है, जैसे हम हवन वगैरह करवाते हैं किसी काम पे, कोई मुहूर्त वगैरह होता है, उसके हवन वगैरह कराते हैं, ऐसे ही इनके यहाँ क्या किया जाता है? खुतबा पढ़वाया जाता है।
इसने अपनी पुत्री रजिया के नाम के सिक्के इसने जारी किए, ऐसा क्यों किया इसने? लाडली हुई थी। लाडली होगी? आपकी बहन है? आपकी नहीं। जब घर वाले परेशान कर रहे हो, आप घर वालों को परेशान करते हो, तो क्या कहते हैं घर वाले कि इससे अच्छा तो एक लड़की दे देता है भगवान, शादी वादी करके कर देते हैं। मैं नहीं करी बात। तो तुम्हारे तो है, तुम्हें क्या कहेंगे? जिनके लिए उनकी बात कर रहा हूँ कि तुमसे अच्छा तो लड़की सही थी, तुम्हारी सेवा तो करती। वो कहने का मतलब क्या, तू इतना निकम्मा है कि कोई उम्मीद ही नहीं है तेरे से। तो ऐसे ही इसके जो पुत्र थे वो इतने ही निकम्मे थे, इल्तुतमिश को कोई उम्मीद नहीं थी ये कुछ करेंगे। तो इस कारण से अपनी रजिया के नाम के सिक्के चढ़ा दिए कि भविष्य में आने वाली जो उत्तराधिकारी होगी मेरी, वो कौन होगी? रजिया होगी। रजिया को ही क्या किया जाएगा? सुल्तान बनाया जाएगा, क्योंकि इल्तुतमिश के सारे पुत्र कैसे थे? निकम्मे। इस कारण से तो अपनी पुत्री रजिया के नाम के सिक्के इसने चला दिए भाई। इसने वंशवाद शुरू कर दिया। अभी तक वंशवाद नहीं था। क्या होता है वंशवाद? राजा का पुत्र राजा। वर्तमान में चलता है वंशवाद। क्यों? क्यों नहीं? तो इलेक्शन होता है तो राजा का पुत्र राजा नहीं बनता। वो दूसरा पे जितवा वहां से वो किसी जितवा गया अपना किसी जो मान लो छोटा थोड़ी बड़ा है। हरियाणा में लोकल पार्टी है, इनेलो होगी, जेजेपी होगी, तो आप खड़े हो जाओ, आप अलग हो जाओ, आप जीत जाओगे। वो तो अलग बैठ हो गया ना। जैसे तो यहाँ पे भी ये राजाओं की हत्या करके अलग से बन जाते हैं, नहीं बनते। इल्तुतमिश कहाँ से आया, किसकी हत्या की, कहाँ था और कहाँ पहुँच गया? वंशवाद थोड़ा खत्म करते हैं। इतना ही रात साल इतना वंशवाद चल रहा है। तो आपके घर में कोई वकील है तो मैक्सिमम ऐसा होगा कि उसके बच्चे भी वकील की तरफ ही जाएंगे। गवर्नमेंट जॉब है तो मैक्सिमम ही सोच स्टार्टिंग से ही होगी कि हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए। पहले किसान होते थे, अब तो किसानी में कुछ बचता नहीं, तो करके क्या कर दिया? किसानी छोड़ना स्टार्ट कर दिया। लोगों नहीं छोड़ रहे? करते हो? कहाँ करते हैं? तो कुछ नहीं करते। जो ये भी नहीं पता हुआ खेत में कौन कौन सी फसल उगा रखी है। जो गेहूं होता है क्या करना? तो यही तो बात है ना, करना क्या है। जो करता है उसको पता है बेचारे को क्या क्या करना पड़ता है। तो वंशवाद भाई, राजा का पुत्र राजा बनेगा। इक्ता प्रथा शुरू की भाई। क्योंकि इक्ता प्रथा शुरू, इसका रीजन क्या था? क्योंकि राजकोष खाली था, तो सैनिकों को हर महीने नगद वेतन दे। कहां से? इस कारण से क्या किया? जमीन देना शुरू कर दिया, इनका काम भी चलता रहे और पैसा भी इनको देना पड़े। जितनी खेती करो, जितनी इनकम होगी वो तुम्हारी। उसके बाद सिक्के बनाने की टकसालें इसने लगाने का कार्य किया और शुद्ध अरबी सिक्के इसने चलाए। तो शुद्ध अरबी सिक्के चलाने वाला एकमात्र शासक कौन था? वो था इल्तुतमिश। और सिक्के की टकसालें इसने शुरू की थी। यही से क्वेश्चन बनता है आपका, 1 रुपए का सिक्का किसने जारी किया? 1 रुपए का जो सिक्का जारी किया था वो किसने किया था भाई? शेरशाह सूरी ने किया था। टकसालें आपकी होती क्या है? जो आपके करेंसी जारी होती है, जो बोनी की करेंसी, जिसको बोनी के सिक्के बोलते हैं, 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 रुपए का, वो आज भी किसमें बनते हैं? वो आज भी टकसालों के अंदर ही बनते हैं। ठीक है, जो ढांचा तैयार किया जाता है उसको बोला जाता है टकसाल। यहीं पे बात करें मकबरे का निर्माण। मकबरे का निर्माण किसने करवाया भाई? ये भी इल्तुतमिश ने ही करवाया। तो मकबरों का जन्मदाता आपसे पूछ लिया जाए तो कौन होगा? तो मकबरों का जन्मदाता अगर आपसे पूछा जाए तो कौन है भारत के अंदर? मकबरों का जो जन्मदाता है वो कौन है? वो है इल्तुतमिश। और फिर ये बेचारा 1236 के अंदर इसकी क्या होगी?
इसकी हो गई मृत्यु। तो मृत्यु कब हुई इसकी 1236 के अंदर। तो यहां पे बात करें, अभी शासक बन गया है, शासक बनने के बाद सबसे पहले क्या क्या कार्य हुए? एक तो इसको सुल्तान की उपाधि दी। सुल्तान की उपाधि दान करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन रहा? वो रहा इल्तुतमिश। और वैसे सुल्तान की उपाधि दान करने वाला पहला शासक कौन था? महमूद गजनवी। और बादशाह की उपाधि दान करने वाला पहला शासक कौन था? बाबर। उसके बाद इसने अपने नाम के सिक्के जारी किए और अपने नाम का क्या बनवाया? इसने खुतबा बनवाया। सुल्तान की उपाधि दान कर चुका है, अपने नाम के सिक्के जारी हो चुके हैं, अपने नाम का खुतबा पढ़वाया जा चुका है। इस कारण से इसको क्या कहा जाता है? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक। राजधानी इसने क्या बना ली? दिल्ली बना ली। इससे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने ऐसा कुछ किया? कुछ भी नहीं किया। सुल्तान की उपाधि नहीं, सिक्के जारी नहीं, राजधानी कहीं लाहौर, नाम दिल्ली का चल रहा है, राजधानी लाहौर में बैठा हुआ, अपने नाम का खुतबा इसने नहीं पढ़वाया। तो इसने सारे काम कर लिए, इसलिए इसको क्या कहा गया? वास्तविक संस्थापक कहा गया। किसका? दिल्ली सल्तनत का। उसके बाद अपनी पुत्री रजिया के नाम के सिक्के जारी किए गए भाई। किसके नाम के? अपनी पुत्री रजिया के नाम के सिक्के इसने जारी किए भाई। और यहां पे बात करें हम, इसने स्टार्ट किया वंशवाद, राजा का पुत्र राजा। यहीं से एक क्वेश्चन आपका ये भी बन जाता है, नोट करके लिख लीजिए। सेना में वंशवाद किसने शुरू किया? सेना में वंशवाद किसने शुरू किया भाई? तो सेना में वंशवाद शुरू किया था फिरोज शाह तुगलक ने। मतलब क्या है सेना में वंशवाद का? है कोई फायदा? सेना में वंशवाद का फायदा हो सकता है? सैनिक कम बोले होगा। क्यों? ऐसे तो उसका बेटा भी चला जाएगा आपका, फिर उसका बेटा आ जाएगा, अगले का शादी ना हो रखी हो। सेना में वंशवाद का मतलब क्या है कि जो आज सेनापति है उसका पुत्र भी सेनापति है, उसका पुत्र भी सेनापति है। जो सैनिक है वो सैनिक ही रहेगा, उसकी पूरी पीढ़ी सैनिक में निकल जाएगी। अब आज जो सेनापति है, जरूरी थोड़ी कि उसका जो पुत्र होगा वो योग्य होगा। हो सकता है वो सेना में भर्ती करने के लायक भी ना हो, वो बन गया सेनापति। अब जरूरी थोड़ी कि आप अपने बापू की तरह लायक हो सकता है हद से ज्यादा निकम्मे हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। आपकी औलाद आपकी भी बाप निकले, निकम्मे पर में कोई सा भी हो सकता है, दोनों पॉजिटिव नेगेटिव। तो उससे क्या होगा? नुकसान होगा। तो सेना के अंदर जो योग्य सैनिक बनने उसको सैनिक बनाओ, जो योग्य सेनापति है उसको सेनापति बनाओ। तो इससे सेना क्या हो जाएगी? कमजोर हो जाएगी। सेनापति को फैसला लेना होता है हर मिनट में। अब अयोग्य व्यक्ति है, सेनापति को फैसला ले ही नहीं सकता किसी प्रकार से, तो क्या होगा? साम्राज्य नष्ट। एकता प्रथा इसने शुरू कर दी थी भाई, नगद वेतन की जगह भूमि देना स्टार्ट कर दिया। और आपसे पूछा जाए कि दोबारा से नगद वेतन देना किसने शुरू किया था? वो किसने किया था नगद वेतन देना शुरू? ये किया था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी को पता चल गया कि सैनिक पूरे दिन किस में लगे रहते हैं? खेती में लगे रहते हैं, तो ध्यान दे नहीं पाते अच्छे से। इस कारण से फसलें तो इनकी बर्बाद हो ही रही हैं, जो भी हो रहा है। उधर से सेना में जब इनको ले आते हैं, इनको टेंशन खेत की रहती है, तो हमारे लिए भी अच्छे से कार्य नहीं कर पा रहे। इसको बंद करो, इनको क्या करो? नगद वेतन दो, और पहले से ज्यादा दिया कि इनको टेंशन फ्री हो जाए खेती की तरफ से, फसल का कुछ देखना नहीं, इनको सिर्फ युद्ध में ही ध्यान रहे इनका। इस कारण से सिक्के बनाने की टकसालें इसने लगा दी भाई। सुदर्भी सिक्के इसने चला दिए। 1 रुपए का सिक्का किसने जारी किया? शेरशाह सूरी ने। मकबरों का निर्माण करवाया, मकबरों का जन्मदाता इसको कहा जाता है। और 1236 के अंदर इस बेचारे की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई। ठीक है, तो आज इतना ही पढ़ेंगे, कल की क्लास में पढ़ेंगे हम रजिया सुल्तान। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर। मुलाकात करते हैं फिर कल की क्लास में।